चैप्टर 2। हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 8 का लेसन 2। लेसन 2 है बूढ़ी काकी। गेटिंग बूढ़ी काकी। सो इसके बेटा जो भी आपकी जो ये लाल रंग में आपको अक्षर दिख रहे हैं ना, तो वो सारे शब्द शब्दों के अर्थ आपको बुक में ऑलरेडी दिए हैं। ठीक है, जैसे बधुहा, बहुधा। बहुधा क्या होता है? अक्सर। अक्सर। पुनरागमन, दोबारा आना। क्लियर? तो यहां पे आपको दिख रहे हैं। लेसन समझेंगे आज हम कि बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। बूढ़ी काकी में जिह्वा स्वाद, जीभ का जो स्वाद होता है, उसके सिवा कोई चेष्टा शेष नहीं थी। चेष्टा का मीनिंग बताएंगे वंशिका? चेष्टा। चेष्टा प्रयास। यस, चेष्टा होता है प्रयास। तो उसके और कोई भी वो शेष नहीं थी, और ना ही अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने का, ना ही रोने के अतिरिक्त कोई दूसरा सहारा था। समस्त इंद्रियां लाइक नेत्र, हाथ पैर जवाब दे चुके थे। मतलब अब बुढ़ापा आ गया था तो उसके हाथ पैर जो थे वो उसका जवाब दे चुके थे, और पृथ्वी पर वो पड़ी रहती थी। घर वाले कोई उसकी इच्छा के प्रतिकूल करते थे, जो भी वो चाहती थी वैसा नहीं होता था। उसके बिल्कुल प्रतिकूल मीन्स कि दूसरे जैसा वो चाहती थी वैसा नहीं होता था, दूसरी तरह है उसके विपरीत उसके साथ होता था। भोजन का समय टल जाता या उसका परिणाम पूर्ण ना होता। मतलब भोजन उसको मिला तो मिला, नहीं तो ना भी सही। बाजार से कोई वस्तु आती ना मिलती तो ये रोने लगती थी। उनका रोना सिसकना साधारण रोना नहीं था, गला फाड़ फाड़ कर रोती थी, ऐसे चिल्ला चिल्ला कर वो रोती थी। कैमरा ऑन करेंगे। उनके पतिदेव को स्वर्ग सिधारे कालांतर हो चुका था, बहुत समय हो गया था। बेटे तरुण होकर चल बसे थे। अब एक भतीजे के अलावा उनके पास और कोई नहीं था। उसी भतीजे के नाम पर उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लिख दी थी। अब भतीजे ने सारी संपत्ति लिखवाते समय खूब लंबे चौड़े वादे किए थे। जब तो उसको संपत्ति मिल रही थी तब तो भाई उसने बहुत सारे वादे किए थे कि आपको हम इस तरह से रखेंगे, वैसे रखेंगे, कैसे रखेंगे। लेकिन अब क्या था, अब जब वो बूढ़ी हो गई थी बहुत ज्यादा, तो उन्होंने अपनी ही मर्जी से उनको उस तरह से रखते थे। सीधे बैठिए वंश। उस भतीजे ने सारी संपत्ति, तब तो बहुत वादे किए थे उन्होंने संपत्ति लिखवाते समय, परंतु वे सब वादे केवल कोली डिपो के दलालों को दिखाए हुए सब्ज बाग की तरह थे। यद्यपि उस संपत्ति की वार्षिक आय 150-200 रुपए से कम नहीं थी। अब तथापि बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन भी कठिनाई से मिलता था। इसमें उनके भतीजे पंडित बुधिराम का भी अपराध था। उनकी अर्धांगिनी श्रीमती रूपा का इसका निर्णय करना सहज नहीं। बुधिराम स्वभाव के सज्जन थे, लेकिन उसी समय जब तक कि उनके कोष पर आंच ना आ जाए, रूपा स्वभाव से तीव्र थी, मीन्स तेज थी। अतः बूढ़ी काकी को उसकी तीव्रता उतनी ना खलती जितनी बुद्धिराम की भल मनसाहत। कभी कभी बुद्धिराम को यह सोचकर बहुत दुख होता कि इस संपत्ति के कारण ही इस समय वह भला मानुष बना बैठा है। यदि कोई भौतिक आश्वासन और सुखी सहानुभूति से स्थिति में सुधार हो सकता है तो उसे कदाचित कोई आपत्ति ना थी, लेकिन विशेष व्यय का भय उसकी सुचेष्टा को दबाए रखता था। यहाँ तक कि यदि द्वार पर कोई भला आदमी बैठा होता तो बूढ़ी काकी उस समय अपना राग अलापने लगती। जब भी कोई उनके दरवाजे पे कोई बढ़िया सा आदमी बैठा होता ना, वो लगती थी अपना राग अलापने, फिर शुरू से लगती थी बोलने की हाँ मेरे साथ उन्होंने ऐसा किया वैसा किया। ओके, सो बूढ़ी काकी उस समय अपना राग अलापने लग जाती थी। वह आग हो जाते और घर में आकर उन्हें जोर से डांटते। वो जो अब सारे घर के लोग बैठे हैं, जब वो सब सुनते तो क्या, वंश सीधे बैठो,
जब वो सब लोग वो सुनते कि बूढ़ी काकी उनको डांट उनके बारे में गलत बोल रही हैं, तो सब उनको क्या करते थे, उनको डांटने लग जाते थे। लड़कों को बुढ़ों से स्वाभाविक विद्वेष होता ही था। शत्रुता मतलब विद्वेष होता है वैर किसी के साथ। और फिर जब माता पिता का, जो लड़के थे उनका तो मतलब विद्वेष ही होता है, बैर ही होता है माता पिता के साथ, ठीक है। और फिर क्या था, माता पिता का वह रंग देखते तो बूढ़ी काकी को और सताया करते। जब माता पिता देखते तो उसको और सताते थे। कोई चुटकी काट कर भाग जाता, कोई उन पर पानी की कुल्ली कर देता। काकी चीख मारकर और जोर से रोने लग जाती थी। परंतु ये बात प्रसिद्ध थी कि कनिष्क सीधे बैठ जाओ। परंतु ये बात थी कि केवल खाने के लिए रोती, अतएव उनके संताप और आर्तनाद पर कोई ध्यान नहीं देता था। हाँ, काकी क्रोधातुर होकर बच्चों को गालियां देने लगती। जब होता है ना, जब हमारे साथ कोई बार बार गलत व्यवहार कर रहा है तो हम लोगों को क्या होता है, गुस्सा तो आता ही है। अब वो जब वो गुस्से में होती थी तो क्या करती थी, वो बच्चों को डांटने लग जाती थी, गालियां उनको निकालने लग जाती थी। तो रूपा घटनास्थल पर आ पहुंचती और इस पर कोई ध्यान नहीं देता। इस भय से काकी अपनी जीवा कृपाण का कम प्रयोग करती थी। जीवा मतलब कि छोटी तलवार, कृपाण होता है छोटी तलवार का, बहुत कम प्रयोग करती थी। यद्यपि उपद्रव शांति का यह उपाय रोने से कहीं अधिक उपयुक्त था। संपूर्ण परिवार में यदि काकी से किसी को अनुराग का मतलब होता है प्रेम, ठीक है, किसी को अनुराग था तो वह बुद्धिराम को, ठीक है, बुद्धिराम की जो छोटी लड़की थी उसकी अगर हम बात करें तो वो उसको बहुत प्यार करती थी, अपनी काकी को, है ना। अगर उसको बुद्धिराम की जो छोटी लड़की थी वो उसकी लाडली थी। लाडली अपने दोनों भाइयों से के भय से अपने हिस्से की मिठाई, उसका जो भी चबाना होता था वो बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती थी। अपने भाइयों की के भय से, अपने भाइयों के डर से वो कहाँ पर बैठ के खाती थी, वो बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाती थी। यही उसका रक्षागार था, मतलब वहीं पे उसकी ज्यादा रक्षा, उसको लगता था कि वहीं पे उसकी ज्यादा रक्षा होती थी। यद्यपि काकी की शरण उनकी लोलुपता के कारण बहुत महंगी पड़ती थी। लोलुपता का मीनिंग होता है, आपके जो बुक है उसके लास्ट में आपको दिया है लोभी या लालची, ठीक है, लोभी या लालचीपन जो रहता है, ठीक है, तो उसके कारण उसके पास बहुत महंगी हो पड़ती थी वो उसको। तथापि भाइयों के अन्याय से सुरक्षा कहीं सुलभ थी, आसान थी, बस यही थी। इसी स्वार्थानुकूलता ने उन दोनों में सहानुभूति का आरोपण कर दिया था। आगे देखिए, रात का समय था, बुद्धिराम के द्वार पर शहनाई बज रही थी, और मतलब जो बुद्धिराम थे उनके घर पे शहनाई बज रही थी। और क्या हुआ कि जो गांव के बच्चे थे उनका झुंड विस्मयपूर्ण नेत्रों से गाने का रस आस्वादन कर रहा था, मुग्ध हो रहे थे वहां पे वो, और चार पाइयों पर विश्राम करते हुए मेहमान नाइयों से मुक्कियां लगवा रहे थे। समीप खड़ा भाट एक विरुद्धावली सुना रहा था और कुछ मेहमानों की वाह वाह पर ऐसा खुश हो रहा था मानो इस वाह वाह का यथार्थ में वही अधिकारी है जो दो एक अंग्रेजी पढ़े हुए नवयुवक इन व्यवहारों से उदासीन थे। अब यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि जो काकी थी वो कैसे अंदर थी और बाहर जो है वो उनका जो फंक्शन है वो चल रहा है। वे इस गवार मंडली में बोलना तथा और सम्मिलित होना अपनी प्रतिष्ठा में इसकी सम्मान उसका वो मानते थे, उसके वो प्रतिकूल समझते थे। आज बुद्धिराम के बड़े लड़के मुखराम का तिलक है, जो बुद्धिराम है उनके बड़े लड़के का तिलक है, आज उसका तिलक हो रहा है। सो उसी का उत्सव है। घर के भीतर जो स्त्रियां हैं वो गाना गा रही हैं। रूपा मेहमानों के लिए भोजन में बनाने में व्यस्त हैं,
ठीक है। भट्टियों पर कड़ाह मीन्स की बड़े बड़े जो कड़ाहियां हैं वो चढ़ी हुई हैं। एक में पूड़ियां हैं, एक में कचौड़ियां निकल रही हैं, दूसरे में अन्य पकवान है। एक बड़े हांडे में मसालेदार तरकारी पक रही है और मसाले की क्षुद्धावर्ग सुगंधी चारों ओर फैली हुई है। खुशबू जो है वो सब जगह फैली हुई है। बूढ़ी काकी का अपनी कोठरी में शोकमय विचार की भांति बैठी हुई है। बूढ़ी काकी जो है वो अपने कमरे में जहाँ पे वो बैठती है, अपनी कोठरी जो उनकी है, वहां पे शोकमय विचार में वो बैठी हुई है। यह स्वाद मिश्रित सुगंधित उन्हें बहुत बेचैन कर रही है। वे मन ही मन विचार कर रही थी, संभवतः मुझे पूड़ियां नहीं मिलेंगी। अब वो खुद ही विचार कर रही थी, अपने दिमाग में वो खुद सोच के बैठी थी कि अब मुझे पूड़ियां नहीं मिलेंगी। यह सोचकर उन्हें रोना आया, परंतु जब उनके दिमाग में ऐसा आया ना कि मुझे पूड़ियां नहीं मिलेंगी, तो वो थोड़े से परेशान जरूर हुए, उनको रोना भी आया। ठीक है, सो इतनी देर हो गई, कोई भोजन लेकर मेरे लिए लेकर ही नहीं आया। उसके दिमाग में ऐसे से ख्याल आ रहे थे कि अरे भाई इतना समय हो गया है, मेरे लिए तो कोई भोजन लेकर नहीं आया, तो मुझे तो भोजन नहीं मिलेगा। तो वो बेचैन हो गई थी, ये सब सोचकर रोने भी लग गई थी। उसको लग रहा था कि सभी लोग भोजन कर चुके हैं। ठीक है, सो अब उसको लगा कि आहा कैसी सुगंधी है, अब मुझे कौन पूछेगा जब रोटियों के लाले पड़े हैं। ठीक है, अब उसे लगा कि अब मुझे कोई नहीं पूछेगा, अब तो रोटियों के लाले पड़ गए हैं। सो तब ऐसे भाग्य कहाँ की भेड़ पेट उसको, अब वो सोच रही है कि ऐसे लकेश व्हाट्स योर प्रॉब्लम। अब उसके दिमाग में ख्याल आया कि अब भाग्य में पूड़ियां नहीं है, तो विचार आया और रोने लग पड़ी। कलेजे में उसके हुक उठ रही थी, चला रही थी वो। ठीक है, और वंश सीधा होके बैठो, कैमरा सामने रखेंगे सभी अपना। आदित्य, what are you doing? आदित्य, अब उसके दिमाग में जब ऐसी बातें चल रही थी, अब मुझे कौन पूछेगा, रोटियां नहीं मिलेंगी, तो उसको वो परेशान सी हो जाती है। परंतु रूपा के भय से उन्होंने फिर मौन धारण कर लिया, मीन्स कि वो फिर से चुप हो गई थी। बूढ़ी काकी देर तक इन्हीं दुखदायक विचारों में वो डूबी हुई थी। घी और मसालों की सुगंधी रह रह कर उसको आपे से बाहर कर रही थी। वो जो खुशबू थी वो उसके मन में, उस बार बार उसको वो नाक में खुशबू जा रही थी और वो क्या कर रही थी, उसको सुगंध से, वो उस सुगंध से वो बेचैन हो रही थी। पूड़ियों का याद, जो पूड़ियां थी उनका जो स्वाद था वो उसको स्मरण कर रही थी, मीन्स कि उनको वो याद कर रही थी और उसके मन में कुछ गुदगुदी सी हो रही थी उनको याद करके। किसी पुकारूं आज लाडली बेटी भी नहीं आई। दोनों छोकरे सदा दिखाई दिया करते थे, आज तो उनका कोई अता पता ही नहीं है। मालूम तो होता कि क्या बन रहा है, मतलब उसको लग रहा था कि मुझे पता तो होता कि बन क्या रहा है, आज क्या खाऊंगी मैं। सो काकी की कल्पना में पूड़ियां जो थी, काकी ने पूड़ियों की कल्पना में क्या किया, उसने कल्पना में पूड़ियों को देखने लगी। उसकी तस्वीर उसके दिमाग में नाचने लगी कि वो पूड़ियां खा रही है, खूब लाल लाल, फूली फली, नरम नरम होंगी। रूपा ने भली भांति भोजन किया होगा। कचौड़ियों में अजवाइन होगी, इलायची की महक होगी। एक पूड़ी मिलती तो जरा हाथ में लेकर बताती, देखती तो सही, क्यों ना चलकर कड़ाह के सामने ही बैठूं। अब उसके दिमाग में आया, भाई क्यों नहीं मुझे चल के वहां पे जो कड़ाही है वहां पे बैठना चाहिए। एक पूड़ी मिलती, जब अब वो पूड़ी के बारे में सोचने लग गई, उसके दिमाग में आ गया पूड़ियां छन छन कर तैयार होंगी, कड़ाह से गरम गरम निकाल कर थाल में रखी होंगी। फूल हम घर में भी सूंघ सकते हैं, लेकिन वाटिका में कुछ और बात होती है। अब वो बोल रही है कि फूल जो होते हैं
है ना, तो वो हम घर पे भी सूंघ सकते हैं, उसकी खुशबू ले सकते हैं। वाटिका मीन्स की जो बगीचा होगा उसकी तो बात ही कुछ अलग होती है। इस प्रकार का निर्णय करके बूढ़ी काकी जो थी वो अपने धैर्य जो था वो उनका खत्म होता जा रहा था, जितना भूखे पशु को खाने के लिए के सम्मुख बैठने में होता है। रूपा उस समय कार्यभार से उद्विग्न हो रही थी, कभी इस कोठे में जाती, अब वो बेचैन हो रही थी, कभी इधर जा रही थी, कभी वो उधर जा रही थी, ठीक है। सो कभी कभी उसमें कभी कड़ाह के पास जाती, कभी भंडार में जाती, कभी बाहर से आकर कहा महाराज ठंडाई मांग रहे हैं, ठंडाई देने लग जाती। इतने में फिर किसी ने आकर कहा कि भाट आया है, उसे कुछ दे दो। भाट के लिए सीधा निकल रही थी कि एक तीसरे आदमी ने आकर पूछा, अभी भोजन तैयार होने में कितनी देर है, जरा ढोल मजीरा उतार दो। बेचारी अकेली स्त्री दौड़ते दौड़ते व्याकुल हो रही थी, झुंझुलाती, कुड़ती, परंतु क्रोध प्रकट करने का अवसर ही उसके पास नहीं था। भय होता कहीं पड़ोसी यह कहने लगी कि इतने में उबल पड़ी, प्यास से स्वयं कंठ सूख रहा था, मीन्स कि खुद भी उसका गला जो था वो सूख रहा था। अब गर्मी के मारे फूंकी जाती थी, परंतु इतना अवकाश न था कि जरा पानी पी ले, पंखा लेकर झले। यह भी खटका कि जरा आंख हटी, चीजों की लूट मची। इस अवस्था में उसने बूढ़ी काकी को कड़ाह के पास बैठी देखा तो जल गई, क्रोध रुक न सका। यह भी ध्यान न रहा कि पड़ोसने बैठी हैं। जो रूपा थी उसको बिल्कुल ध्यान नहीं रहा कि उसकी पड़ोसने भी वहां पे बैठी हैं। मन में क्या कहेंगी, पुरुषों में लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे। जिस प्रकार मेंढक केंचुए पर झपटता है, उसी प्रकार वह बूढ़ी काकी पर झपटी और उन्हें दोनों हाथों से झटक कर बोली, ऐसे पेट में आग लगे, पेट है या भार, कोठरी में बैठते हुए क्या दम घुटता है। अभी मेहमानों ने नहीं खाया, भगवान को भोग नहीं लगाया, ठीक है, तब तक धैर्य ना हो सकता तुमसे। कोट अब आकर छाती पर सवार हो गई, जल जाए ऐसी जीभ, दिन भर खाती ना होती तो जाने देखेगा तो कहेगा कि बुढ़िया भरपेट खाने को नहीं देती है। अब यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे हमें जो रूपा है वो किस तरह का व्यवहार कर रही है उनके साथ। उनको बोला कि चले जाइए यहाँ से, अब उन्होंने उनको इतना गुस्सा किया, तभी तो इस तरह मुंह बाई फिरती है, नाक कटवाकर दम लेगी, इतना ठूसती है, ना जाने कहाँ भस्म हो जाता है। जाकर कोठरी में बैठो, जब घर के लोग खाने लगेंगे तब तुम्हें मिलेगा। ऐसा वो रूपा कहती है कि जब घर के लोग खाएंगे तब तुम्हें खाने के लिए दिया जाएगा। किसी के मुंह में पानी ना जाए पर तुम्हारी पूजा पहले हो जाए। अब रूपा कह रही है चाहे किसी को पानी मिले ना मिले पर तुम्हें पहले मिलना चाहिए। बूढ़ी काकी ने सिर उठाया, ना रोई ना बोली, चुपचाप अपनी कोठरी में चली गई। आवाज ऐसी कठोर थी कि मन और मस्तिष्क की संपूर्ण शक्तियां, मतलब सारी शक्तियां, सारे विचार, सारा भार उसी ओर आकर्षित हो गया। नदी में जब कगार का कोई वृहद खंड कटकर गिरता है तो आसपास का जल समूह चारों ओर उसी स्थान को पूरा करने के लिए दौड़ता है। वृहद खंड होता है बड़ा हिस्सा, विस्तृत। आगे देखिए, अब वो उसकी वो आशा कर रही थी कि क्या होगा। बूढ़ी काकी जो थी उसको बहुत भूख लगी थी, वो देख रही थी कि क्या होगा, उसके साथ किस तरह का व्यवहार होगा। उसको नहीं पता था कि उसके साथ इस तरह का व्यवहार हो जाएगा। तो बूढ़ी काकी के लिए भोजन बिल्कुल अभी तैयार नहीं था। मीन्स कि वैसे तो भोजन तैयार था लेकिन बूढ़ी काकी के लिए बिल्कुल नहीं था। आंगन में पतले पड़ गई, मेहमान खाने लगे, ठीक है, लोग आ गए। मेहमान, कनिष्क सीधा बैठ। कनिष्क सिट प्रॉपरली।
तो स्त्रियां जो स्त्रियां थी वो जेवनार गीत उसने गाना आरंभ कर दिया। मेहमानों के नाई वो सेवकगण भी उसी मंडली के साथ किंतु कुछ हट कर भोजन करने बैठ गए। सभ्यता के अनुसार जब तक सबके सब ना खा ले कोई उठ नहीं सकता था। एक दो मेहमान जो पढ़े लिखे थे सेवकों के दीर्घहार पर झुंझला रहे थे। वे इस बंधन में व्यर्थ और बेकार की बातें इसको समझते थे। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर पश्चाताप करने लग गई थी। उसको लगा कि सच है, ठीक है, मेहमान भोजन कर लेंगे तो उसके बाद कोई ना कोई उसको बुलाने आ जाएगा, फिर वो भोजन कर लेंगी। इस प्रकार का विचार करके वह बुलाने की प्रतीक्षा करने लगी। परंतु घी की रुचिकर सुवास बड़ी धैर्य परीक्षक प्रतीत हो रही थी। उन्हें एक एक पल एक एक युग के समान मालूम हो रहा था। अब पतलें बिछ गई थी, जो पत्तल थी वो बिछ गई थी। मेहमान आ गए होंगे, लोग हाथ पैर धोकर, नाई पानी देकर, मालूम होता है लोग खाने बैठ गए। अब वो विचार कर रही थी, मन को बहलाने के लिए वो भी थोड़ी देर क्या किया, उसने लेट गई। वो तो किसी की आवाज उसको सुनाई नहीं दे रही थी। लोग, उसको लगा कि लोग अवश्य खा पी रहे होंगे पर मुझे बुलाने कोई क्यों नहीं आया। अब वो रूपा और चिढ़ गई। क्या उसको लग रहा था कि रूपा कहीं चिढ़ ना गई। बूढ़ी काकी चलने को तैयार होगी। उसे विश्वास था कि 1 मिनट में पूड़ियां और मसालेदार भोजन जो है वो उसके सामने आ जाएगा। उसके स्वाद इंद्रियां जो थी वो गुदगुदाने लगी। उसके मन में तरह तरह के मंसूबे जो थे वो बंद रहे थे कि अब उसे भोजन करना है, अब उसे भोजन मिल जाएगा। पहले उसको लगा कि मैं पूड़ियां खाऊंगी, फिर दही खाऊंगी, फिर शक्कर और कचौड़ियां, रायता, मसालेदार बड़ी मालूम होती है, चाहे कोई बुरा माने या भला, मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी। अब ऐसा वो बोल रही थी। उसको लग रहा था कि चाहे कोई कुछ भी बोले, मैं तो भाई मांग कर भी उसको मैं खा लूंगी। तो मुंह में थोड़ा झूठा करके थोड़े ही मैं उठ जाऊंगी। वह सड़कते हुए आंगन में आई, परंतु हाय दुर्भाग्य, अभिलाषा ने पुराने स्वभाव के अनुसार समय की मिथ्या होता है झूठ, कल्पना की थी। मेहमान मंडली अभी बैठी हुई थी। कोई खाकर उंगलियां चाट रहा था, कोई तिरछे नेत्रों से देख रहा था, और लोग जो थे वो भी खा ही रहे थे। कोई इस चिंता में था कि पत्तल पर पूड़ियां छूटी जाती हैं, किसी तरह इन्हें मैं भीतर रख लेता। कोई दही खाकर चटकारता, परंतु दूसरा दूना मांगते संकोच करता। इतने में बूढ़ी रेंगती हुई घर के बाहर, ये देखिए बूढ़ी जो है वो घर के बाहर आ जाती है। कुछ लोग चौंक कर उठ खड़े हुए और पुकारने लगे, अरे ये बुढ़िया कौन है, यहाँ कहाँ से आ गई, देखो किसी को छू न दे। पंडित बुद्धिराम काकी को देखते ही क्रोध से वो तिलमिला उठे, जैसा आपको दिख रहा है ना। पूड़ियों का थाल लिए खड़े थे, थाल को जमीन पर पटक दिया, ठीक है, उसकी रख दिया उसको। जिस प्रकार निर्दयी महाजन अपने किसी बेईमान और भगोड़े कर्जदार को देखते ही उसका टेंटुआ दबा देते हैं, ठीक है, कठोर बन गए थे वो। जैसे कोई ऐसा लोग होते हैं ना, महाजन लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं, वो अपने दुकान में रखे हुए नौकर लोग के साथ व्यवहार करते हैं, उस तरह का उन्होंने उसके साथ बिहेव किया, व्यवहार किया। उसी तरह लपक कर उन्होंने काकी के दोनों हाथ पकड़े और उन्हें अंधेरी कोठरी में